से मिला हूँ, लेकिन चंद लोगों को आपको उदाहरण देता हूँ जिनसे मैं मुखातिब हुआ हूँ, जिनसे मैं रूबरू हुआ हूँ, जिनसे मैं मिला हूँ आमने सामने। सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 2003 में 5 सितंबर विज्ञान भवन में मुझे उनके हाथों पुरस्कार लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं केवल उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केवल 10 वर्ष के थे, तब रामेश्वर स्टेशन पे दीनमणि अखबार आता था, उनका बड़ा भाई बांटता था, और सुबह 4 बजे अखबार आता था, और वो भी उस अखबार को बांटते थे। 10 साल की उम्र में 4 बजे उठ जाते थे। 4 बजे से पहले उठते होंगे तब वहाँ पहुँचते होंगे स्टेशन, और फिर अखबार बांटते थे, फिर वो अपना पढ़ाई का काम करते थे। 10 साल की उम्र में उनको कितना चिंता थी अपनी पढ़ाई की और अपने काम की, और बहुत गरीब घर से थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी लोकतंत्र है भारत में, और इन लोगों ने टाट पट्टी में बैठ करके अपनी पढ़ाई की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी बहुत, जब अखबार बांटने का काम था, आप समझ सकते हैं कि बहुत संपन्न नहीं थे, लेकिन वो देश के इस रंग के प्रधानमंत्री हुए, मिसाइल मैन के रूप में जिन्हें जाना गया। और इसके अलावा भारत के इस रंग के पहले राष्ट्रपति हुए, जो अपने राष्ट्रपति काल में 40,000 बच्चों से सीधे सीधे जिन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। किसी और राष्ट्रपति ने इस ढंग से नहीं किया। तो मेरी दृष्टि में वो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति हैं, और उनका जो कुछ था वो सब राष्ट्र के लिए समर्पित था। उन्होंने और YS राजन ने मिलकर के एक किताब लिखी है, भारत नवनिर्माण की रूपरेखा। तो जब मैंने सुना उस बारे में, स्वराज पाल एक उद्योगपति हैं इंग्लैंड में, उन्होंने लिखा वो किताब पढ़नी चाहिए। तो मैंने वहाँ दुकानों में ढूंढा, पुस्तक विक्रेताओं के उत्तरकाशी में। मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय, तो मैंने शाम को उनके पास गया। एक दुकान में मुझे वो किताब मिली। मैंने कहा मैं ये किताब कल सुबह लौटा दूंगा और इसका आपको किराया दूंगा 20 रुपये। उन्होंने बोला हाँ, अब इसके बाद तो इसकी बिक्री होनी नहीं है। और मैंने वो 7 घंटे तक लगातार उस किताब को पढ़ता रहा, जब तक कि मैंने उसको पूरा नहीं कर लिया। उन्होंने कोई भी क्षेत्र, बागवानी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, मैं भी इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग का छात्र रहा, लेकिन उन्होंने उसमें विज्ञान से संबंधित कुछ चीज़ें थी कि कुछ धातुओं का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, तो वो मुझे उस किताब को पढ़ने पे जानकारी हुई। तो इतनी सुंदर किताब उन्होंने लिखी है, तो मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहूँगा, पर लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ कर के एक इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया है कि हम सबके लिए वो अनुकरणीय है। गम के आगोश में जो पलते हैं, गम के आगोश में जो पलते हैं, दुनिया का रुख वही बदलते हैं। राह चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, चलने वाले फिर भी चलते हैं, चलने वाले फिर भी चलते हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में रह करके भी उन्होंने अपना इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं उनके जीवन का। मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। एरोटॉनिक्स इंजीनियरिंग का जब वो एग्ज़ाम देने देहरादून आए थे, तो वहाँ केवल 8 पद थे। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनसे अच्छे भी और पढ़ने में थे। जब उन्होंने वो इंटरव्यू दिया IMA देहरादून में, तो उनका 9वां नंबर आया और केवल 8 लोगों को नियुक्ति मिलनी थी, 8 लोगों को सेलेक्ट होना था। वो इतने निराश हुए, इसलिए निराश हुए। यदि उनका 12वां 14 नंबर आता तो वो बोलते कि मैं बहुत पीछे रह गया। वो निराश इसलिए हुए कि मैं थोड़ा कोशिश करता तो शायद मैं 8वें नंबर पे आ जाता। एक नंबर पीछे रह गया मेरिट में। तो वो बड़े हताश हुए, गरीब थे, तो वो पैदल चले देहरादून से ऋषिकेश की तरफ, बड़े हताश निराश। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया।
तो वो गंगा जी में नहाए, फिर शिवानंद आश्रम में गए। तो शिवानंद आश्रम में एक स्वामी जी थे। तो स्वामी जी वो कहते हैं कि स्वामी जी ने मेरे को कहा, अरे बेटे, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है। कहते हैं गंगा जी में जब मैं नहाया और जब मैं, स्वामी जी ने इस ढंग से कहा, तो मेरी हताशा निराशा दूर हो गई। क्योंकि हालात सबके एक हैं, हौसले अलग अलग। हम सबके लगभग एक सी परिस्थिति है, हालात सबके एक हैं, हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर गया, कोई हताश होके बिखर गया, कोई संघर्ष करके निखर गया, कोई संघर्ष करके निखर गया। उन्होंने वो संघर्ष किया और उन्होंने इतना ऊंचा अपना स्थान बनाया कि जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं उत्तरकाशी जनपद से डायरेक्ट केवल अभी तक 3 IAS निकले हैं मेन। नंबर 1 कुमारी सुमन रावत, माकुड़ी गांव की। नंबर 2 नरेंद्र सिंह भंडारी, आपके पास, आपके बिलौक खालसी गांव के। और नंबर 3 आपने सुना कि आपके पास कोई है IAS? बच्चे बताएंगे, कोई है? आपको मालूम है? इधर आपके 1-2 किलोमीटर के एरिया में कोई है IAS? बच्चे बताएंगे। नहीं मालूम है आपको। अपने परिवेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बड़ीती गांव के श्री अभिनव शाह 3 लोग हैं जिन्होंने मेन IAS अभी तक उत्तरकाशी जनपद में जिन्होंने उत्तीर्ण किया है। और मैंने तीनों, जो सुमन रावत थी माकुड़ी गांव की, 3 किलोमीटर पैदल था उसका गांव उस टाइम। और वो पहली लड़की है और उसकी 44वीं रैंक थी, बहुत अच्छी रैंक थी। तो उसने वो अभी महाराष्ट्र कैडर में। तो मैं दिल्ली गया था उनके इंटरव्यू लेने, वो मैंने प्रकाशित किया युगवाणी में। उसके बाद मैं नरेंद्र सिंह भंडारी का इंटरव्यू लेने देहरादून गया, अभिनव शाह जी का इंटरव्यू लेने मैं बड़ेती गया। तीनों के इंटरव्यू मैंने प्रकाशित करे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या है, वैसे IAS तो हमारे यहाँ PCS से जो IAS बने, श्री चंद्र सिंह, ये बंकोरी गांव के पहले हैं, फिर नारायण सिंह राणा जी हैं, और तीसरे श्री सुवर्धन शाह, ये कमिश्नर भी रहे, DM भी रहे। तो PCS से प्रमोट हैं ये लोग। और श्री सुवर्धन शाह मेरे क्लास फेलो रहे चिन्याली साउंड में जब हम पढ़ते। तो और ये लोग PCS से प्रमोट हैं, लेकिन ये डायरेक्ट 3 जो है ये डायरेक्ट IAS है, मेन IAS। वैसे बाकी और होंगे तो मेन में ये लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इन लोगों की परिस्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। और नरेंद्र सिंह भंडारी तो ये बोलते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग किया तो किसी ने बोला IAS भी कुछ होता है, तो मैं परीक्षा दे नहीं पाया, स्कॉलरशिप मिलता था, खालसी के है नज़दीक है। तो वो कहते हैं कि फिर मुझे साल भर नौकरी करनी पड़ी, फिर मैंने 3 लाख कमाया तो कोचिंग नौकरी छोड़ दी, फिर कोचिंग किया तो निकल गया। तो उनकी 220वीं रैंक है, अभिनव शाह की 222वीं रैंक है। तो देखो इन लोगों ने क्या किया, IAS में निकलना आसान काम नहीं है। समय नदी की धार इसमें सब बह जाया करते हैं, समय नदी की धार इसमें सब बह जाया करते हैं दुनिया में कुछ लोग जो इतिहास रचाया करते हैं दुनिया में। वास्तव में इन लोगों ने इतिहास रचा है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे एकदम पड़ोस में, और आपके गांव के होंगे बहुत सारे, बड़ेती गांव के, इटारा, बड़ेती, दरासू सब नज़दीक है। तो वहाँ का बालक श्री अभिनव शाह, वो भी IAS उन्होंने निकाला है। तो आपको प्रेरणा लेनी चाहिए इन लोगों से। अब मैं बात करता हूँ बचेंद्री पाल की। सुना है बचेंद्री पाल का नाम? किस क्षेत्र में? नाकुरी। अच्छा, नाकुरी गांव है उनका। हाँ बोलो, किस क्षेत्र में काम किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? एवरेस्ट पर्वत पर आरोहण करने वाली प्रथम महिला तो जापान की थी, पर भारत की वो पहली महिला थी। ठीक है, बचेंद्री पाल सुन लीजिए आप। मैं खासकर बालिकाओं के लिए बड़ा प्रेरणाप्रद है। बचेंद्री पाल, उनको मैं जब मनेरी में था तो अपने विद्यालय में ले गया था। बचेंद्री पाल कक्षा 8 तक विद्यालय में पढ़ी, सुन लीजिए ध्यान से। और कक्षा 8 में जब वो पढ़ी तो उस समय लड़कियों का पढ़ाने का रिवाज भी कम था और लड़कियों को कम महत्व दिया जाता था। आजकल तो बराबर का हिसाब है।
तो माँ बाप ने बोला कि हमारे बस का नहीं है, पिता का नाम किशनदत्त, माँ का नाम हंसा देवी, तो नहीं पढ़ाया आगे। नहीं पढ़ाया तो ला भाई लकड़ी ला, घास ला, खाना बना, जो होता है घर का काम। अब जब 1.5 महीना हो गया तो उनका बड़ा भाई था बचन सिंह पाल। बचन सिंह पाल ने एक दिन अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपसे एक निवेदन है, एक आग्रह है। पिताजी ने बोला, बोल बेटा क्या आग्रह है, क्या निवेदन। वो बचेंद्री पाल क्या करती थी, उनकी गांव की एक लड़की जिसने उनकी रिश्ते में रखती थी बहन, तो वो जब 9 पास कर लिया तो उसकी किताब मांगी और उन किताबों को रात को 10 साढ़े 10 बजे तक खाना बनाने के बाद हमेशा 12:30 बजे तक उन किताबों को पढ़ती थी। और जो दिन भर का काम होता है वो अलग से करती थी, घास लकड़ी खाना बनाना ये सब। कक्षा 8 में जब थी, 8 उत्तीर्ण कर लिया था। तो क्या बोला बचन सिंह पाल ने कि पिताजी और काम कुछ करे न करे आप, पर इस मेरी बहन को देख रहे हैं आप, इसकी कितनी लगना है, इसको स्कूल जरूर भेजो। तो 1.5 महीने बाद फिर स्कूल भेजा गया था। उस ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न नहीं आती थी, पेपर का पैटर्न कुछ अलग ढंग का था, अब तो बहुत परसेंटेज आती है। तो बचेंद्री पाल के 10वीं में 297 नंबर आए थे, फर्स्ट डिवीज़न से 3 नंबर कम। लेकिन उतने नंबर बहुत थे तो वहाँ प्रिंसिपल ने लिखा पिताजी को, उनके पिताजी को, किशनदत्त जी को पत्र, अरे तुम्हारी लड़की जो है पढ़ने में बहुत अच्छी है और इसके इतने अंक आए हैं। तो बचेंद्री पाल बोलती थी, मेरे पिताजी उस चिट्ठी को लेकर गांव में सारा घुमाते थे, देखो मेरी लड़की कितनी होशियार है, कितनी अच्छी पढ़ने में है। और वो वहाँ के प्रिंसिपल ने भी इसको प्रशस्ति पत्र दिया है। और जब वो एमए में थी, सुन लीजिए ध्यान से, डीएवी से एमए किया, उत्तरकाशी से ग्रेजुएशन किया और एमए नहीं था तो देहरादून में चली गई, डीएवी में हॉस्टल में रही। एमए पास पार्ट 1 किया तो सेकंड ईयर के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए पैसा नहीं था एमए फाइनल के लिए। अब बहुत दिन हो गए तो भेजा नहीं। तो एक दिन वो बोलती है बचेंद्री पाल कि मेरे पिताजी ने बोला, बेटी व्यवस्था हो गई, अब तुम कल सुबह जाओ और अपना पढ़ाई करो। वो कहती है, मुझे बाद में पता चला कि मेरी माँ ने अपने सोने के गहने बेच दिए हैं मुझे पढ़ाने के लिए। वो कहती है कि महिलाओं को सोने के गहने से बहुत प्यार होता है, मेरी माँ ने वो त्याग किया है और मुझे इस योग्य बनाया है कि उस ढंग के 1000 गहने मैं अपनी माँ के लिए आज बना सकती हूँ, 1000 गहने। और आपको मालूम होगा कि बचेंद्री पाल ने अब तक 12 लोगों को टाटा के माध्यम से, जहाँ वो काम करती है, स्पॉन्सर किया है एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। यानी जिन लोगों को 12 लोग चढ़ चुके हैं उनसे सहायता लेकर के। आप जानते हैं अभी एक पूनम लड़की है नाड़ की, पूनम रावत, तो उसका इंटरव्यू मैंने छापा था, वो भी एवरेस्ट पे चढ़ी, 20-21 साल की है। उसके 5 साल में माँ जी पिताजी गुजर गए, 17 साल में उसके एक भाई था वो भी गुजर गया। और पहाड़ में ऐसा कोई नहीं होता जिसका घर नहीं, वो मकान अपने मामा के मकान पे रहती है 9 सालों से, अपना मकान नहीं है। वो मकान था एक, वो भाभी के से चले गए और रहती। और उसको जब स्पॉन्सर मतलब पैसा देना होता है तो फीस, तो उसकी 28 लाख रुपए की फीस जो है बचेंद्री पाल ने टाटा से दिलाई, इसी ढंग से 12 लोगों की दिलाई। वहाँ इतनी फीस पड़ती है और बाकी चीज़ें अलग। और उसके बाद भी वो पूनम रावत, सुन लीजिए ध्यान से, वो उसने बोला क्योंकि वो इतनी विकट परिस्थितियों में थी, माँ बाप मर गए, भाई मर गया, तो बहुत बचेंद्री पाल की नज़र उस पर पड़ गई तो ईश्वर ने उसको एक दे दिया। तो जब वो जा रही थी एवरेस्ट पे तो उसका गैस का सिलेंडर होता है, पोर्टर साथ में होते हैं, मतलब सामान ले जाने वाले, मदद करने वाले, उसका गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया 7 बजे को, 7 बजे, उससे आगे 2 घंटे और चढ़ना था। वो जो उसके साथ जो पोर्टर था, पोर्टर आप जानते हैं सामान वाला जो लाता है, तो सिलेंडर उसमें था, बाकी वाले तो निकल गए, कौन किसको रुकता है। और वो 2 घंटे तक वहीं रही बिना सिलेंडर के, हाथ पाँव सुन्न हो गए, ऑक्सीजन नहीं है इतनी ऊंचाई पे, तो दिक्कत। वो 2 घंटे बाद पहुंचता है, तो 2 घंटे बाद जैसे सिलेंडर उसने बदला, वो क्या कहता है कि अब मत जाओ, अब कोई टाइम नहीं आगे जाने का। और उसने, उस लड़की ने बोला कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि उसने सोचा कि मेरा तो कुछ नहीं जीवन में, सब माँ नहीं, बाप नहीं, कुछ नहीं, भाई चला गया। तो कहती है या तो मुझे चढ़ना है या तो मुझे मरना है, ठीक है, या तो मर जाऊंगी या एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगी। तो उस पोर्टर ने क्या किया कि उसके दस्ताने खींचे, हाथ से फेंक दिए बर्फ़ में, ताकि ये ना चल नहीं जाएगी, तब ठंड लगेगी, कहाँ जाएगी। पर उसने बिना दस्ताने के वो चली गई और 9 बजे पहुंची, बाकी सब लोग 7 बजे पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी यदि आप में हिम्मत है, आपको कुछ करना है, तो उसी ढंग से बचेंद्री पाल ने भी जो है
आप एक किस्सा सुनाता हूँ बछेंद्री पाल का। तुमको बोरियत तो नहीं आ रही है ये सब सुनने से? आनंद आ रहा है? सुनाऊँ किस्सा? अच्छा जी, सुनाता हूँ। अब सुनिए, बछेंद्री पाल जो है, जब वो पर्वतारोहण का अभ्यास कर रही थी तो नागपुरी से ढूंढा तक दौड़ लगाती थी सुबह को। और उस टाइम लड़कियां बहुत कम पड़ती थी, मैंने बताया ना आपको, अकेली दौड़ती थी। एक दिन उसकी माँ उसके साथ जब वो दौड़ रही थी तो गांव की महिलाएं जो खेती बाड़ी करने जाती है, काम करने, उन्होंने देखा ये लड़की दौड़ रही है तो उसकी हंसी उड़ाई। अरे देखा 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 बल थी नौनी, अरे देखा 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 बल थी नौनी, थी को कुछ छुट्टी की बल तय पकड़ने खातर बल दौड़ लगी, थी को कुछ छुट्टी की बल तय पकड़ने बल दौड़ लगी। अब वो शाम को वो तो दौड़ रही थी, उसकी माँ उसके साथ थी तो वो आगे निकल गई। शाम को घर आई, उसकी माँ ने बोला, बेटी आज के बाद बिल्कुल नहीं दौड़ेगी। माँ क्यों? अरे हमने तेरे को एमए इसलिए कराया, उस जमाने का एमए, लड़के को एमए कराना इसलिए कराया तेरे को एमए कि गांव की महिलाएं तेरी ऐसी हंसी उड़ाएं। उसने बोला, माँ सुन लो ध्यान से, मैं इनके घर घर जा करके इनको जवाब नहीं दे सकती हूँ, इनको समझा नहीं सकती हूँ, जवाब नहीं दे सकती हूँ। ऊपर वाले की कृपा रही और मेरी मेहनत यदि रंग लाई तो इनको एक दिन जवाब अवश्य मिल जाएगा। और तब फिर वो बोलती है, जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई तो आस पास गांव के लोग बोले, अरे क्या करीबल दिन बड़ी बात, अरे क्या करीबल दिन बड़ी बात, हम भी चढ़ गई साहब इस पहाड़ पर, थोड़ा बड़ा पहाड़ पर चढ़ी, क्या करी दिन बड़ी बात। तो सुनो, अब आई इंदिरा गांधी वहाँ मादली में, तो इंदिरा गांधी ने, प्रधानमंत्री देश की, उसने बोला कि मुझे ऐसी नवयुवतियों की आवश्यकता है, बछेंद्री पाल जैसी, जो भारत की पहली महिला एवरेस्टर है। अरे तब बोले वो लोग उनकी कर लेती बड़ी बात, प्रधानमंत्री थी कि पढ़ाई करना थी, बहुत बड़ी बात करी, हम तो होगा कुछ नहीं करें। तो घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जिंदगी का नाम उठना, जिंदगी का नाम चलना, जिंदगी सोना नहीं है, जिंदगी है कर्म की पावन त्रिवेणी, इसके तट पर बैठकर रोना नहीं है, इसके तट पर बैठकर रोना नहीं है। रेणुका देवी का मंदिर है, गांव से ऊपर घास के ले जाती थी तो पूरा पिट्ठू पत्थरों से भर के जाती थी, अभ्यास करती थी और वापसी में घास और लकड़ी लाती थी और वो मुकाम हासिल किया। और एक बात और बता दूं, 23 मई को आरोहण किया था 1984 में, और 16 मई को जब वो जा रहे थे तो रात को अविलांच आ गया, मतलब बर्फ का ढेर सारा, या पहाड़ बोल सकते हैं, आ गया पहाड़ का टुकड़ा सा, और सारे के सारे जख्मी हो गए। किसी का पाँव टूट गया, कोई दब गया, इनको भी खींचा गया बाहर, तंबू से बच गए। तो सुबह पूछा गया कि क्या तुम जाओगे? जिनके हाथ पाँव टूटे थे तो उन्होंने तो कहाँ जाना था, पर जो ठीक भी थे उन्होंने कहा बस हम बच गए, हम ऊपर नहीं जाएंगे। बछेंद्री पाल कहती है कि मैंने उसी टाइम निर्णय लिया, नहीं मैं ज़रूर जाऊंगी। और कहे यदि मैं निराश हो जाती, हताश हो जाती, डर जाती तो मैं कहाँ से एवरेस्टर बन पाती, कहाँ से इस ढंग का जीवन और इतिहास बना पाती। तो ये अभी मैं एक मिल्खा सिंह का उदाहरण, इनसे भी मिला हूँ 2010 में रोटरी क्लब में जब था चंडीगढ़ में। मिल्खा सिंह सुन लीजिए ध्यान से, यदि आपने बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं होगी भारत पाक विभाजन की, क्योंकि वो हमसे बुजुर्ग लोगों को या हमको भी थोड़ा थोड़ा सुनते थे, तो हम बुजुर्ग लोगों को और ज़्यादा जानकारी आपको बैठना है तो आप बुजुर्ग रहे ने। हमारे जितने पंजाबी बिरादरी के लोग हैं, ये सब जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था तो वहाँ से इनको भगा दिया गया था, या कुछ स्वेच्छा से आए थे, पर नंगे आए थे। नंगे जानते हैं आप, क्योंकि इतनी मार काट मची थी कि लाखों लोगों को मार दिया गया। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे लोग, तो क्या लाते साथ में, थोड़ा कुछ गठरी वगैरह कुछ लाए, कुछ नंगे भागे, कुछ मतलब कपड़े जो उनके पहने थे। तो जो हमारे बड़े थी में भी हैं लोग, हैं ना, उनके जो अब तो बुजुर्ग लोग बहुत कम रहे हैं, तो उनके लोग अपनी गाथा सुनाते थे और उन बड़ा स्ट्रगल संघर्ष उन्होंने किया और आज बहुत अच्छी थी। तो सुन लीजिए, मिल्खा सिंह भी जब 10 साल के थे तो भारत पाक विभाजन हुआ, मार काट मची थी, तो इनके माँ बाप रिश्तेदारों को मिल्खा सिंह कहता है पता नहीं मुझे बच्चा समझ के छोड़ दिया, क्या कर दिया, सबको तलवार से उनकी गर्दन काट दी गई। माँ बाप भाई मतलब जिंदा उनके साथ था, वो अकेले रह गए जब भारत से पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। बड़ी मार काट मची थी उस टाइम, हिंदू मुस्लिम दंगे थे बहुत बड़े पैमाने पर। तो वो अब वो कहते हैं जब यहाँ आए तो वो कुक बने, फिर वो जो है अब वो पाकिस्तान में क्या हुआ
पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे दौड़ने वाले थे, उन्होंने बोला यार ये मिल्खा सिंह को भारत से बुलाते हैं और इनकी बेइज्जती करते हैं, हमारा तो बहुत अच्छा धावक है। तो उनको वो बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, उन्होंने अखबार में दे दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में उस दौड़ में भाग लेने नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं मुझे जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, बुलाया अपने पास। अरे भाई मिल्खा, तुमने क्यों मना कर रहे, क्यों नहीं जाओगे? अरे उसने कहा था मैं क्यों उस देश में जाऊं जिस देश के लोगों ने मेरे माँ बाप का सर मेरे सामने कलम कर दिया, काट दिया तलवार से, फेंक दी उनकी गर्दन, मैं क्यों जाऊं उस देश में, मुझे उस देश से बहुत गिरना है। तो कहते हैं नेहरू जी ने समझाया, बेटे जो देश काल परिस्थिति थी उसमें ऐसा हो गया, यदि हम सब अपना मन में वो सब चीज़ भरे रखेंगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। अरे आप हौसला रखो और हौसले से उनको पराजित करो तो तुम जाओ। मिल्खा सिंह कहता मेरा मन बिल्कुल नहीं था, पर मुझे मजबूरी में जब नेहरू जी ने बोल दिया तो जाना पड़ा। तो जब हम गए बाघा बॉर्डर से होते हुए तो वहाँ के पाकिस्तान के विद्यालय के बच्चे कई किलोमीटर तक दोनों लाइन लगी थी और जय जयकार के नारे लग रहे थे, हमारा उन्होंने स्वागत किया। लेकिन के जब दौड़ हुई, मेरे साथ के एक और धावक भी गए थे भारत से, राम सिंह, लेकिन के दो दौड़ हुई मेरे समझ से 100 मीटर की और 800 मीटर की हो गई थी शायद। तो दोनों में एक में पाकिस्तान वाला फर्स्ट आया, एक में मिल्खा सिंह फर्स्ट आया। अब लास्ट दौड़ थी 400 मीटर की, उसी पे परिणाम था। और कई वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो भी आ रखे थे उस दौड़ देखने, और 1 लाख लोग आए थे कई उस दौड़ को देखने के लिए। और वो कहते हैं जब हम वहाँ उतरे तो वहाँ पे उनके जो मौलवी थे उन्होंने उनके धावकों को आशीर्वाद दिया। तो मैंने भी बोला कि क्या मुझे भी आप आशीर्वाद देंगे? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, हमारा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है, मुलाजों को, ठीक है। अब वो कई 1 लाख लोग थे, वो कह रहे थे कि वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था, मतलब एक पिन भी पड़ जाए तो उसकी आवाज़ भी सुनाई दे, मतलब बड़ा उत्सुक लोग कि कौन हमारे देश का फर्स्ट आएगा, हम ताली बजाएंगे। पर पहले बिल्कुल शांत। वो कहते हैं कि वो हम पे, क्योंकि वो कुछ देश था कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, वो कुछ कहे जब हम दौड़े तो मैं फर्स्ट आया और राम सिंह भी सेकंड आ गया और उनका तीसरा रह गया। तो उस दिन बल वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा था, शायद अभी अयूब खान थे उस टाइम, कौन थे, उन्होंने बोला था जब मुझको मेडल पहनाया और जब वो दिया कि मिल्खा सिंह तुम आज दौड़े नहीं हो, तुम आज उड़े हो। और उसी दिन से फ्लाइंग सिख या उड़न सिख उनका नाम पड़ा। और आपको मालूम है कि वो दौड़ में भारत के ओलंपिक में वो पहले इस ढंग के व्यक्ति थे कि जिन्होंने वहाँ पदक हासिल किया। तो कहने का मतलब ये हुआ उनके अंदर समर्पण भावना थी। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, असंभव कुछ नहीं धरा पर, बस समर्पण चाहिए, बस समर्पण चाहिए। यदि समर्पण की भावना होगी तुम में तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी मैं कहता हूँ कि यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो तुम्हें अकेला भी करना चाहिए और दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे उन बोल दो, मैंने करी, अरे उन बोल दो, अरे उतन बोल दो, कहीं खोला हुआ उतन बोल दो, चाचा इन बोल दो। यदि आपने गलत काम के लिए नहीं बोलता, यदि कोई अच्छा काम अपने मन में सोचते हैं तो इस ढंग की परवाह नहीं करनी चाहिए कि क्या कहेंगे लोग। तो ये सबसे बड़ा रोग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको जो है यदि अच्छा काम करते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपके पीछे पीछे लोग सब लगते चले जाएंगे। और जब कभी आपको लगता है विद्यालय में, समाज में कि हमें मिलजुल के काम करना है, सामुदायिकता की भावना से काम करना है, तब आपको मिलजुल के भी काम करना चाहिए। हम हिम्मत वालों ने जब मिलकर कदम उठाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो अभी मैं एक बहुत खास चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। वो खास चीज क्या है कि
जो नेटवर्क है, मोबाइल है, टीवी है, आपको बड़ा प्रेम है उससे, है कि नहीं? कोई है जिसको नहीं है प्रेम उससे? और चलो प्रेम होना अच्छी बात है। सुन लीजिए, आज की हमारी वो आवश्यकता भी है। कोविड काल में आपने देखा कि मोबाइल नहीं तो मोबाइल से आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। सुन लीजिए, वो हमारी आवश्यकता भी है। और जो नेटवर्क है या संपर्क सूत्र हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, बात क्यों करे तुम बीच में? आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आपने अंबानी का नाम सुना है? क्या है अंबानी? क्या है? देश के उद्योगपति हैं और बहुत अमीर आदमी हैं। सुन लीजिए, और 20,000 से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था और आज वो अरबपति हैं। तो सुन लीजिए, उनका ऐसा नहीं कि वैसे बन गए हों, उनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। नेटवर्क जानते हैं हम, संपर्क सूत्र नेटवर्क में जिस पे आ रहा हूँ। कैसे? उनको एक बार, उनके उद्योग है तो बहुत, उनके विभिन्न क्षेत्र हैं, तो एक किसी क्षेत्र के लिए, वो नाम मुझे मालूम नहीं, तो उनको एक इंटरव्यू लेना था और एक बहुत योग्य व्यक्ति की ज़रूरत थी जो बुद्धिमान भी हो और जिसके पास डिग्री भी हो। अब वहाँ उन्होंने, अब जितने लोग वहाँ इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए या इंटरव्यू में जाना था, खुद वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने उनका पूरा बायोडाटा पता किया, उनके बारे में जानकारी, उनके घर के बारे में जानकारी, और इंटरव्यू लेने से पहले सब पहुँच गई। उनके बहुत स्रोत हैं। अब एक जो गया बड़ा इंटेलिजेंट था, वो इंटरव्यू देने गया, पर उसने कहा कि मुझे धीरू भाई अंबानी से मिलना है, बातचीत करनी है, और ये भी था कि कुछ उसको दिखाना है और मुझे नौकरी नहीं करनी। बाकी तो नौकरी के पर्पज से गए थे। उसे कहा मुझे, मैं तो बहुत, उसको ईगो था, एक अहंकार था, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं हूँ, तो मुझे नौकरी नहीं करनी, पर उसके सामने मुझे अपनी थोड़ा जो ईगो है वो प्रस्तुत करना है। अब जब वो गए तो उन्होंने, अंबानी ने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो वो बड़े उसमें उन्होंने उत्तर दिया, तड़ी में जिसको बोल सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो तड़ी नहीं चलती है ना, तड़ी जानते हो, मतलब बड़े उसमें रौब से, तड़ी से, क्योंकि उसने सोचा था कि मुझे तो नौकरी करनी नहीं है। जब सब हो गया तो अंबानी को लगा यार ये आदमी तो मेरे काम का बहुत है, पर ये नौकरी नहीं करना चाहता। अंबानी ने लास्ट में उससे एक बात कही। अंबानी ने कहा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब थी, तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब कैसी है? और ये सुना उसने, वो जो बहुत बुद्धिमान था, जो बहुत कड़ी में बात कर रहा था, और वो सुनकर के वो एकदम हतप्रभ रह गया और पानी पानी हो गया। उसने बोला, इतना बड़ा उद्योगपति और मेरा आज पहली बार संपर्क हो रहा है, और इसको मेरे बाप के बारे में, मेरे घर के बारे में मालूम है, और उसने उसी टाइम बोला मैं आपके यहाँ नौकरी करूँगा। और जिस क्षेत्र में उसको काम दिया गया, वो क्षेत्र में उसने बड़ी प्रगति की, बहुत अच्छा काम किया। तो कहने का मतलब जो आपके संपर्क सूत्र हैं और नेटवर्क हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो मैं मोबाइल पे आ रहा हूँ। मोबाइल पे सुन लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मोबाइल को मैं मानता हूँ माचिस की तिल्ली से, मैं उसकी तुलना करता हूँ। क्या काम करती है माचिस की तिल्ली? मैंने कभी बहुत पहले उस पर कविता भी लिखी थी, पर इतना टाइम नहीं मैं सुनाऊँ। क्या करती है माचिस तिल्ली? आग जलाती है कि आग लगाती है? जलाती है, लगाती भी है, और चलो ठीक, मतलब सुन लीजिए ध्यान से, उजाला भी करती है। देखो विज्ञान के जितने आविष्कार हुए हैं, सुन लीजिए ध्यान से, दोनों अच्छे बुरे, उनके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। कुछ हो सकता है केवल फायदा ही फायदा हो, कुछ ये हो सकता है कि उसके नुकसान ज़्यादा हों, कुछ के फायदे भी है, नुकसान भी है। सुन लीजिए, जैसे माचिस की तिल्ली है, यदि हमने उसका सदुपयोग किया तो हमने उससे खाना बनाया, हमें पेट भरने के लिए रोटी की आवश्यकता है, दाल की है, भात की है, तो वो सब आग जलेगी तब बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस माचिस की तिल्ली का सदुपयोग किया। सुन लो ध्यान से। और यदि हमने उसका दुरुपयोग किया, किसी के घर में आग लगा दी, किसी का पुरेड़ा जला दिया, हाँ, जैसे मतलब कुछ भी हम कर सकते, कितना नुकसान कर सकते हैं। और घर में आग लगा ऐसा भी कर सकते हैं, घर में आग लगा दी, वहाँ 10-20 लोग हैं, उनको भी मार सकते हैं। सुन लीजिए, तो हम उसका
यानी उसका विध्वंसक रूप में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। सुन लीजिए ध्यान से। उसी ढंग से मोबाइल है, यदि आपने मोबाइल का सदुपयोग किया तो आप उसका बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे, और यदि आपने मोबाइल का दुरुपयोग किया तो माचिस की तिल्ली की तरह आग लगाने का काम करेगा, और यदि आपने उसका सदुपयोग किया तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करेगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी कहते हैं ना कि अरे उसके माँ बाप ने उसको अच्छे संस्कार दिए या नहीं दिए, गुरुजनों ने अच्छे संस्कार दिए कि नहीं दिए। मैं अब एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं और एक बात को मानता हूं कि माँ बाप ने चाहे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं उसका कुछ फर्क है बच्चे पे, गुरुजनों ने कितने अच्छे संस्कार दिए उसका कुछ फर्क है बच्चों पे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव बच्चों पे है वो अपने दोस्तों की वजह से है, अपने साथियों की वजह से है। और आज के ज़माने में जो बच्चे बिगड़ते हैं और सुधरते हैं वो अपनी संगत की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, उनका उन पे बड़ा प्रभाव रहता है। उनका मन नहीं भी कर रहा, चार मिल गए बे चल चल ऐसा करना ही है ना, चोरी करनी है तो चल तू भी, वो शरीफ है पर पकड़ा उसको भी, वो कह रहा यार ये चार नहीं तो वो उनके साथ अच्छा काम, वो अच्छे दोस्त हैं तो अच्छे काम में ले जाएंगे उसको, उसको नहीं भी है तो उसको उनके साथ। तो आजकल जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पे आपकी दोस्ती का पड़ता है। तो आप कभी भी सुन लीजिए ध्यान से, कभी भी गलत लोगों की संगति में न पड़े और अच्छे दोस्त आप बनाएं, और गलत दोस्त न बनाएं आप। न हार चाहिए पर जीत चाहिए। जीवन में सफलता पानी हो तो अच्छे दोस्तों का साथ चाहिए। और सुन लीजिए ध्यान से, ये आपकी किशोरावस्था है। इस अवस्था में यदि आप भटक गए ना अपने लक्ष्य से, कभी वापस आ नहीं पाओगे। सिर्फ एक कदम गलत उठाता रहा है शौक में, सिर्फ एक कदम गलत उठाता रहा है शौक में कि तमाम उम्र भर मंजिल तलाशता रहा, कि तमाम उम्र भर मंजिल तलाशता रहा। यदि आपके कदम इस उम्र में गलत रास्ते पे कुसंगति में पड़ गए, गलत लोगों का साथ किया, जिंदगी भर अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे और जिंदगी भर वापिस सही रास्ते पे आ नहीं पाओगे। तो इस समय चाहे तुम्हारा मोबाइल है, चाहे तुम्हारे दोस्त हैं, इस बात का तुमको बहुत ध्यान रखना है कि हम कुसंगति में न पड़े और गलत रास्ते की तरफ न जाएं, नहीं तो जिंदगी भर भटकते रहोगे, अपने लक्ष्य से भटक जाओगे तो वापिस फिर अपने रास्ते पे आ नहीं पाओगे और जिंदगी में बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो इसलिए इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। और जो है ये सब कुछ जो है जीवन में जो कुछ होता है वो सब ये मान लो कि सब अच्छे के लिए है। अपना मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। निकलता है सुबह का एक नया सूरज, निकलता है सुबह का एक नया सूरज यह बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। तो आपको एक अच्छा नागरिक भी बनना है भारत का। परोपकार की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, स्वार्थ बनने की भावना नहीं होनी चाहिए। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इसलिए जो है न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, न जाने कब मौत का आखिरी पैगाम आ जाए, मगर मैं मौके ऐसे ढूंढता हूँ कि मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आ जाए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के। और अगर ये मन रहा, मतलब हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपके होना चाहिए, आपके दिमाग में एक अच्छा नागरिक होना चाहिए आपको, एक अच्छा इंसान। आप ये न मानो कि जो फौज, जो हमारे फौजी भाई हैं, सैनिक हैं, जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं, वो देश की सीमा पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ये मत मानो केवल वही जान देने के लिए तैयार हैं, वो तो हैं, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, वो बहुत बड़ा उनका रोल है। लेकिन यदि हम कुछ समाज के लिए करते हैं, अपने जिस काम में भी हैं, जिस व्यवसाय में भी हैं, उसके द्वारा यदि हम समाज की सेवा करते हैं सही मानों में, तो हम भी देश के लिए अपना कुछ दे रहे हैं, अपना कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। तो अब मैं केवल एक छोटा सा किस्सा सुना करके, एक सच्ची घटना सुना करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। काफ़ी टाइम हो गया, सुन लीजिए।
छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, छोटा बड़ा कर्म होता है। सुन लीजिए ध्यान से। अब्राहम लिंकन एक बार गए, भाषण दे रहे थे। भाषण जब दे रहे थे तो एक महिला पीछे से खड़ी उठी और उस महिला ने कहा अब्राहम लिंकन को, सुन लीजिए ध्यान से, अरे वो राष्ट्रपति बन गए थे अमेरिका के, तो उस महिला ने कहा ये हमारे गांव के चमार का बेटा है। अब्राहम लिंकन ने कहा कि बहुत अच्छा, आपने मेरा परिचय दे दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने आपके जूते सिलने में, आपके जूते बनाने में किस ढंग से काम किया? क्या कभी कोई कोताही बरती या बहुत समर्पण भाव से अपना काम किया? उस महिला ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी अपना काम बहुत निपुणता से, बहुत अच्छे ढंग से, समय से करते थे। तो अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी जैसे मेरे पिताजी जूते सिलते थे, उस काम को छोटा नहीं मानते थे और उसको बड़ी निपुणता से करते थे, उसी ढंग से मैं देश की सेवा करूंगा और देश के लिए उसी ढंग से समर्पण भाव से काम करूंगा। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ 1887 का इंग्लैंड का उदाहरण। वहाँ पे एक किसान था फ्लेमिंग, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत काम की बात है। नेकी भलाई लौट लौट करके आती है। वो जब वहाँ पे 1887 में फ्लेमिंग किसान था, अपनी झोपड़ी में था, देखा बाहर दलदल है, जैसे कभी आपके नदी के पास दलदल हो जाता है, वहाँ दलदल था, बारिश हुई तो एक बालक आया और बालक बहुत बड़ा नहीं था, वो आगे चलता गया, धंस गया, इतना इतना धंस गया और ये स्थिति आ गई कि वहाँ से निकल नहीं सकता था, तो मर सकता था। वो अपनी झोपड़ी से बाहर आया, अचानक किसान देखा रही बालक इस दलदल में फंसा है, वहाँ पे गया, उसको निकाला, बाहर निकाला। तब तक उसके पिताजी ढूंढते ढूंढते आ गए। पिताजी का नाम था रोडोल्फ चर्चिल, इंग्लैंड की बात है, सच्ची घटना है। जब आए तो उन्होंने बोला, यार तुमने तो मेरे बेटे को बचा दिया, और नहीं तो ये तो मर जाता यदि तुम नहीं देखते या तुम इसको बाहर नहीं निकालते। और वो बहुत अमीर आदमी था इंग्लैंड का। उसने बोला उस किसान को, बोलो तुमको कितनी दौलत चाहिए, तुमको क्या चाहिए? उस किसान का जवाब सुन लीजिए। उस किसान ने क्या बोला? उसने कहा, मैंने आपके बेटे को किसी लालच या पैसे के लिए नहीं निकाला है बाहर, ये मानवता और इंसानियत का धर्म है। मैंने उस मानवता और इंसानियत के धर्म का पालन किया है। मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा। मैंने पैसे के लालच में आपके बेटे को दौलत के लालच में नहीं निकाला। वो चाहता तो कितनी दौलत दे सकता था। उसने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, ये मेरी मानवता है, इंसानियत है, इसके बदले मैं पैसे नहीं लूँगा। अब हुआ क्या, सुन लीजिए ध्यान से। तब तक उसका फ्लेमिंग का बेटा दौड़ दौड़ के बाहर आया। तो उन्होंने कहा, रोडोल्फ चर्चिल ने कहा कि भाई ये लड़का कौन है? वो भी छोटा था, उनके बेटे के बराबर। उस किसान ने कहा, ये मेरा बेटा है। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो पैसा लेता नहीं। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपको एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी किसान से। किसान ने कहा, बताओ क्या शर्त माननी पड़ेगी? कि मेरा बेटा और तुम्हारा जो बेटा है वो दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे और उनका खर्चा मैं वहन करूंगा। आपको ये निवेदन, ये आग्रह मेरा मानना पड़ेगा। उस अमीर व्यक्ति ने कहा। किसान ने बोला, चलो ये दौलत नहीं दे रहा है, वो नहीं कर रहा है, चलो पढ़ा रहा मेरे बच्चे, वो अच्छी बात है, तो मान गए। वो दोनों बच्चे, सुन लीजिए ध्यान से, सेंट मेरीज स्कूल में पढ़े। इंग्लैंड का बहुत ही महंगा और अच्छा स्कूल था। तो उस बच्चे ने, जो किसान का बच्चा था, उसका नाम उस बच्चे ने, उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उस 1928 में उसने पहला एंटीसेप्टिक पेनिसिलिन जो है उसका इजाद किया, आविष्कार किया। और 1945 में उसे मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला। बहुत बड़ा होता है नोबेल पुरस्कार। अब क्या हुआ, सुन लीजिए ध्यान से। वो जो अमीर व्यक्ति था, उसका बेटा था विंस्टन चर्चिल। वो एक बार इतना ज़्यादा बीमार हो गया, उसको निमोनिया हो गया। और उससे पहले कोई दवाई इजाद नहीं थी, उसी ने बनाई थी। तो उसकी दवाई से, जो उसके साथ पड़ा था किसान का बेटा, उसकी दवाई से वो बच गया, मरणासन स्थिति में चला गया। मर सकता था यदि कोई दवाई नहीं होती, और वही एक दवाई थी उसकी। तो वो फिर जीवित हो गया। तो फिर उसके लिए कहा गया कि इसको पेटेंट करा दो। उसने कहा, नहीं, मैं पेटेंट नहीं कराऊंगा, लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए मुझे तो मैंने जनहित के लिए इसको इजाद किया है। और द्वितीय विश्व युद्ध में, सुन लीजिए ध्यान से,
द्वितीय विश्व युद्ध में जब लड़ाई हुई और सैनिक घायल हुए, उस एंटीसेप्टिक पेनिसिलिन से 20 लाख से लेकर के 30 लाख सैनिक बचे। नहीं तो दवाई नहीं होती, मर जाते वो जो मूर्छित हुए थे, घायल हुए थे। 20 लाख से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध में 30 लाख वो जो उसने पेनिसिलिन ईजाद किया था उससे बचे। और वो विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड का 2 बार प्रधानमंत्री बना। तो ये नेकी भलाई जो है लौट लौट करके आती है। तो ठीक है, आप लोगों ने मैं बहुत ध्यान से मुझे सुना, और कुछ मैं ये कहता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ कोई और बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। और ध्यान से सुनने के बाद सार को गई रही और थोता दिए उड़ाए। आपको जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण कीजिए, जो आपको खराब लगता है उसको उड़ा दीजिए अपने दिमाग से, ठीक है। और आपको यदि जीवन में सफल होना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, एकाग्रचित होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, और बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी जात में सिर पर परत निशान। कोमल रस्सी भी कठोर पत्थर पर निशान बना देती है बार बार अभ्यास करने से। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और जीवन में सुन लीजिए, जीवन में सफल बनना है तो एक सूत्र है बहुत छोटा सा मेरा, उस सूत्र को याद रखिए। राइट टाइम, राइट वर्क एंड राइट प्लेस। राइट टाइम, सही समय, सही वक्त और सही कार्य। यदि एक फॉर्मूला, मतलब पढ़ने का टाइम है आप खेल रहे हैं, पढ़ने का टाइम है आप टीवी देख रहे हैं, तो क्या हुआ? वो सही समय नहीं हुआ ना, वो सही कार्य नहीं हुआ ना। कार्य तो था पढ़ने का, आप खेल रहे हैं, कार्य तो था खेलने का, आप कुछ और कर रहे हैं। तो एक सूत्र बहुत छोटा है, R क्यूब बोलता हूँ मैं उसको, ठीक है। 7 की 3 घात या R की R क्यूब, 3 घात मान लो उसको। राइट टाइम, राइट वर्क एंड राइट प्लेस। सही समय, सही कार्य और सही स्थान, ठीक है। यदि इसको जीवन में अपनाएंगे तो आप बहुत सफल हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं, यदि आप विषम परिस्थिति भी होती है, हवा के वोट में भी चिराग जलता है, हवा के वोट में भी दिया जलता है, और अगर आपके हौसले बुलंद है तो अंधेरे में भी रास्ता निकलता है, अंधेरे में भी रास्ता निकलता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर तुमने चाह होता तो मेरी आंख से तुम्हारे आंसू निकल सकते थे। अगर तुमने चाह होता मेरी आंख से तुम्हारे आंसू निकल सकते थे। तुम तो ठहर गए टीरी बांध की झील की तरह। ये टीरी बांध की झील है आपके सामने। जब पानी इकट्ठा होता है, सड़ान होता है, अच्छा नहीं होता है। बहती हुई नदी अच्छी होती है ना, ताजा। तुम तो ठहर गए टीरी बांध की झील की तरह। दरिया मनी नदी, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो प्यारे बच्चों, आपको दरिया बनना है, नदी बनना है, सड़ान पैदा नहीं करनी है, एक ही जगह नहीं रहना है, आगे बढ़ना है अपना लक्ष्य निर्धारित करके। और आपने हमेशा जीवन में सफलता पानी है। दीपक को मसाल में बदलने दो, कुएं को तालाब में बदलने दो, तुम अवश्य पहुंचोगे लक्ष्य तक। यदि समर्पण की भावना रही आप में, तुम अवश्य पहुंचोगे लक्ष्य तक। जरा रात को सुबह में बदलने दो, जरा रात को सुबह में बदलने दो। श्री हरदास भंडारी जो प्रधानाचार्य हैं, और मैंने बताया कि मेरे विद्यार्थी भी हैं, तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत छोटे